हे गाइस, दिस इज़ वाईके और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूएस के 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे ये क्राइसिस क्या था, ये क्राइसिस कैसे आया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए और यूएस गवर्नमेंट का क्या रोल रहा इस क्राइसिस में। और ये भी जानेंगे कि किस इंडियन ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसा कोई क्राइसिस आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यूएस ने बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का रिसेशन, फिर 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन और 90s का .com क्राइसिस। मगर इन सब क्राइसिस की वजह से सिर्फ यूएस में मंदी आई थी और बाकी ग्लोबल मार्केट पर इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। मगर यूएस में जो 2008 में क्राइसिस आया, उसकी वजह से लगभग पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ में मंदी आ गई। 2008 के क्राइसिस में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस टाइम तक इंटरनेट कॉमन हो चुका था और ग्लोबल ट्रेड भी अच्छा खासा हो रहा था और दुनिया भर की कंट्रीज़ आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड थी। तो इस वजह से किसी एक इकोनॉमी में, और वो भी यूएस जैसी इकोनॉमी में, स्लो डाउन आने का मतलब बाकी की इकोनॉमीज़ में भी बुरा असर होना तय था। 90s के .com क्राइसिस के बाद और 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद यूएस की स्टॉक मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसलिए लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट एक बेटर ऑप्शन लगा और 2002-2003 के आसपास यूएस में होम लोन इंटरेस्ट भी 1% था। तो लोग बैंक से हैवी लोन्स लेकर घर खरीदने लगे। तो इस वजह से प्रॉपर्टी के प्राइस अपने आप बढ़ने लगे और इवेंचुअली इसमें और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होने लगे। अब इन्वेस्टर्स को लोन्स भी चाहिए थे, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स नॉर्मल बैंक्स से थोड़ा अलग होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज़ को एक्विजिशन में हेल्प करती हैं या किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स एक साथ खरीदकर इन्वेस्टर्स में बेचना, ये सब करती हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन या गोल्डमैन सैक्स, ये सब इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने नॉर्मल बैंक से ढेर सारा लोन लिया और उन सभी लोन्स को कंबाइन करके बंडल्स बना लिए, जिसे हम सीडीओस कहते हैं, और उन सीडीओस को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रिश्वत दे देकर उनसे अच्छी रेटिंग्स भी दिलवा ली। ऑलमोस्ट 70% सीडीओस को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने AAA रेटिंग दी थी, जो कि सिर्फ बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट्स को ही दी जाती है। अब यहाँ पर फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हुई। FRA मतलब फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, जैसे इंडिया में RBI है वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका है। तो जब उन सीडीओस को बिना जांच किए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी AAA रेटिंग्स दे रही थी, तब फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका को ज़रूर इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए था। मगर उस टाइम के फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका के चीफ मिस्टर मॉर्टन ने ये सब बहुत नॉर्मल बताकर इस बात को वहीं पर टाल दिया। फिर उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उन AAA रेटेड सीडीओस को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बेचना शुरू किया। अब ना सिर्फ इन्वेस्टर्स ने उन सीडीओस को खरीदा, बल्कि लोन लेकर खरीदा और उन सीडीओस का इंश्योरेंस भी करवा लिया। और उस टाइम की यूएस की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी AIG ने अकेले 90% सीडीओस को इंश्योरेंस दिया था। फिर इसके बाद इन्वेस्टर्स और सेफ हो गए। फिर वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उन सीडीओस को बैंक में गिरवी रखकर उससे लोन लेकर खूब सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदने लगे। और इतना बूम होने के बाद 2004-2005 के आसपास जब लैंड का प्राइस और तेज़ी से बढ़ने लगा, तो यूएस के लोगों में ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज़ और तेज़ी से बढ़ने लगा, जिस वजह से होम लोन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगी। और होम लोन की इस बढ़ती डिमांड से नॉर्मल बैंक्स ने और पैसे कमाने की सोची। कैसे, समझते हैं। देखिए, अभी तक बैंक्स लोन सिर्फ प्राइम बोरोवर्स को ही दे रहे थे, मगर इसके बाद वो सब प्राइम बोरोवर्स को भी लोन देने लगे। देखिए, बोरोवर्स दो तरह के होते हैं, पहले प्राइम और दूसरे सब प्राइम। प्राइम बोरोवर्स बैंक के वो कस्टमर्स होते हैं जिनकी लोन रीपे करने की गारंटी ऑलमोस्ट 100% होती है, और सब प्राइम बोरोवर्स वो होते हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो लोन रीपे कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर यूएस बैंक्स ने केयरलेसली और पैसे कमाने के चक्कर में सब प्राइम बोरोवर्स को भी लोन बांट दिए, और वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब यहाँ तक आते आते शायद कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये चल क्या रहा है, तो एक बार मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लोन दिए और साथ ही प्राइम बोरोवर्स को भी लोन दिए, और फिर जब सारे प्राइम बोरोवर्स ख़त्म हो गए तो बैंक्स ने और पैसे कमाने के चक्कर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सब प्राइम बोरोवर्स को भी लोन बांटे। और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जो लोन आया, उन्होंने उसके सीडीओस बनाकर इन्वेस्टर्स को दे दिए, और इन्वेस्टर्स ने उन AAA रेटेड सीडीओस से रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ खरीदी और उन प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास डिपॉजिट कर दिए। क्योंकि रूल तो यही है ना कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो उसके बदले में आपको एज अ मॉर्गेज कुछ ना कुछ बैंक को देना पड़ेगा।
और फिर उन इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी तो बैंक से लोन ही लिया था। और इस पॉइंट पर हर एक इंडिविजुअल, सारे इंस्टीट्यूशंस अपने आप को सिक्योर फील कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और नॉर्मल बैंक्स अपने आप को सिक्योर इसलिए फील कर रहे थे कि बाय चांस अगर इन्वेस्टर्स या बोरोवर्स ने लोन्स डिफ़ॉल्ट भी किए, तब भी उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स तो रहेंगे ही, जिन्हें वो नीलाम करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। जहाँ से अब एक्चुअल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बैंक्स ने अपनी 70% लिक्विडिटी यानी 70% कैश मार्केट में एज अ होम लोन बांट दिया था, जिस वजह से फिर नए स्टार्टअप्स या बिजनेसेस को लोन्स मिलने में काफ़ी दिक्कत होने लगी और यूएस के 20% बिजनेसेस सफ़र करने लगे। अब 2007 आ चुका था और बैंक के सब प्राइम बोरोवर्स लोन्स डिफ़ॉल्ट करने लगे। बैंक ने जो लोन 1% इंटरेस्ट पर बांटे थे वो एडजस्टेबल रेट्स थे, जो कि 2006 तक आते आते 15-20% तक हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बोरोवर्स को पहले से नहीं पता था, उन्हें पता तो था, मगर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रेट्स इतनी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। अब जब वो लोन्स डिफ़ॉल्ट करने लगे, फिर इसके जवाब में बैंक्स ने उनके घरों को सीज करके उन्हें नीलाम करना शुरू कर दिया। मगर फिर एक टाइम ऐसा आया कि बैंक्स के पास इतने घर हो गए थे कि जिसके लिए उन्हें बायर्स ढूंढना मुश्किल हो गया। अब बैंक्स के पास कोई और रास्ता नहीं था, उनके पास तो अपने स्टाफ की सैलरी तक देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर मजबूरन बैंक्स ने उन घरों को सस्ते रेट में बेचना शुरू किया और इससे उनके घर थोड़े बहुत बिके भी, मगर इस वजह से बाकी घरों के दाम भी नीचे गिरने लगे। एक स्टडी के हिसाब से उस टाइम 50 लाख का घर 35 लाख का हो गया था, जिस वजह से प्राइम बोरोवर्स और इन्वेस्टर्स ने भी लोन्स डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी उस टाइम तो उनकी प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा थे, मगर अब जब उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो गए हैं तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी के दाम से ज़्यादा का लोन क्यों चुकाएगा। अब एक तरफ से बैंक्स फिर से घरों को एक्वायर करने लगी और इस बार प्राइम बोरोवर से, मगर बैंक्स घरों को एक्वायर तो कर ले रही थी मगर उसे बेच नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ जब इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट बैंक्स में लोन्स डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट किया, तब वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज के पास गई अपना सीडीओ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, जो उन्होंने पहले ही करवा के रखा हुआ था। मगर इंश्योरेंस कंपनीज ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें इतने सारे डिफॉल्टेड सीडीओज का क्लेम देना पड़ेगा। अकेले एक इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन का $99 बिलियन का क्लेम था और यूएस की टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंक्स का $250 बिलियन का क्लेम था। अब एआईजी इंश्योरेंस कंपनी ने अकेले ही 90% सीडीओज को इंश्योर किया था, तो फिर उसने यूएस गवर्नमेंट से बेल आउट की हेल्प मांगी। अब बेल आउट का मतलब कि जब भी कोई बड़ी कंपनी लॉस में जाती है और उसके बंद होने से पूरी कंट्री की इकोनॉमी पर फर्क पड़ सकता है और लाखों लोगों की जॉब जा सकती है, तो गवर्नमेंट उस कंपनी में खुद से इन्वेस्ट करके उस कंपनी को डूबने से बचा लेती है और कंपनी के स्टेक्स एक्वायर कर लेती है। तो कई दिनों की पार्लियामेंट्री डिबेट के बाद फाइनली यूएस गवर्नमेंट ने एआईजी में $85 बिलियन इन्वेस्ट करके उसे डूबने से बचा लिया, मगर अनफॉर्चुनेटली इतना काफ़ी नहीं था। वो घर या वो प्रॉपर्टी जो बैंक्स को नीलाम करनी थी वो अगले कई सालों तक नीलाम नहीं हुई। फाइनेंशियल ईयर 2007-2008 में यूएस बैंक्स को $450 बिलियन का नुकसान हुआ। इन्वेस्टमेंट बैंक्स को उनकी 60% सीडीओज का क्लेम नहीं मिला, जिनमें से ज़्यादातर को अपना बैंक भी बंद करना पड़ा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेमन ब्रदर्स है, जो कि उस टाइम की यूएस की टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक थी। और इस वजह से बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को लोन लेने में और दिक्कत होने लगी, क्योंकि बैंक्स के पास अपने स्टाफ की सैलरी तक का तो पैसा था नहीं, तो वो लोन्स कहाँ से बांटते। और देखते ही देखते यूएस में रिसेशन आ गया और यूएस की 23% पॉपुलेशन को अपने बिजनेस या अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। गाइस, इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह थी वहाँ की बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स और गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर रेगुलेशंस ना होने की वजह से बैंक्स मनमानी करते चले गए। मिस्टर रघुराम राजन, जो कि उस वक्त के आईएमएफ के चीफ थे और आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी हैं, उन्होंने अपने 2005 के रिसर्च पेपर में इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया था और यूएस के फेडरल रिजर्व को कुछ ऑफिशियल सजेशंस भी दिए थे। मगर उनके इन सजेशंस को यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बहुत लाइटली लिया और यूजलेस बताते हुए टाल दिया। तो गाइस, ये था 2008 का पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आने वाले टाइम पर ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिस ना करें। थैंक यू।